अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर इसके तमाम पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे ए पार्ट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं आपने उन तमाम इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है। अब इक्वेशंस क्या होती हैं? जब भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के दरमियान आपको इक्वल टू का साइन लिखा हुआ नजर आए, इक्वल टू का सिंबल बना हुआ नजर आए, आपने समझ जाना है यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है। जैसे पार्ट नंबर ए में आप देखें लिखा हुआ है 4x इज इक्वल टू -28। तो -28 और 4x के दरमियान इक्वल टू का सिंबल है यानी इक्वलिटी का साइन है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि हमारे पास ये ए पार्ट में एक इक्वेशन गिवन है। और सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी उसमें जो चीज अननोन है, जिस चीज की वैल्यू आपको नहीं मालूम, उसकी वैल्यू निकाल कर दिखाना। जैसे ए पार्ट में आपको यहाँ पे x वेरिएबल नजर आ रहा है, आपने इस x की वैल्यू निकाल कर दिखानी है क्योंकि इस x की वैल्यू हमें नहीं मालूम, ये चीज बेसिकली अननोन है। तो जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तभी हम कह पाएंगे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए को। तो पार्ट नंबर ए जैसे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, लिखा हुआ है 4x इज इक्वल टू -28। तो कोई भी आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आए, आपने हमेशा याद रखना है कि उस इक्वेशन में जो चीज फाइंड आउट करनी होती है, जिस तरह हमारी इक्वेशन में आपने x को फाइंड आउट करना है, आपने उस चीज को सेपरेट करना होता है और बाकी तमाम चीजों को इक्वेशन के दूसरी तरफ सेपरेट करना होता है। इसको हम यूं भी कहते हैं कि आपने जो चीज फाइंड आउट करनी होती है इक्वेशन में, आप उसको आइसोलेट करते हैं, उसको अकेला करते हैं, उसके साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या उसमें ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हम उसको खत्म करते हैं और इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजते हैं और इक्वेशन के एक तरफ जस्ट उस वेरिएबल को रखते हैं, उस चीज को रखते हैं जो चीज आपने फाइंड आउट करनी होती है और बाकी तमाम चीजें इक्वेशन के दूसरी तरफ होनी चाहिए। इसी तरीके से हम इक्वेशन में अननोन चीजों की वैल्यू निकाल पाते हैं। तो अब यहां पर देखें हमारे पास इक्वेशन में लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू -28। तो 4 बेसिकली x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप x को सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके साथ जो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है आपको ये हटाना पड़ेगा। और आपने याद रखना है जब भी आपने जो चीज फाइंड आउट करनी हो या जिस वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी हो, जो हमारे केस में x है, उसके साथ कोई नंबर लिखा हो जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और आप उसको हटाना चाहते हो, उसको रिमूव करना चाहते हो उस साइड से, तो आपने उसी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करवा देना होता है। तो हम भी यहां पे यही करेंगे कि हमने क्योंकि x के साथ जो 4 लिखा हुआ है इसको रिमूव करना है ताकि हम x की वैल्यू को सेपरेट कर सकें, x को आइसोलेट कर सकें। तो आपने दोनों साइड्स पर इक्वेशन के 4 से डिवाइड करवा देना है। तो आप यहां पे लिखेंगे, तो इसलिए मैं यहां पे मेंशन करूंगा कि डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पर आप किससे डिवाइड करवा दें? 4 से। और मैं क्यों 4 से डिवाइड करवा रहा हूं? क्योंकि 4 मेरे वेरिएबल के साथ जिसकी मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है मल्टीप्लाई हो रहा है। और आपको बता चुका हूं जब भी आपकी जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको खत्म करने का तरीका यही होता है कि उसी सेम नंबर से दोनों तरफ इक्वेशन के डिवाइड करवाना है। और याद रखिएगा इक्वेशन के दोनों तरफ हमेशा सेम नंबर से डिवाइड कराना पड़ता है। आप किसी एक साइड पर नहीं करवा सकते, आपको दोनों साइड पर ही हमेशा करवाना है। तो आप क्या लिखेंगे? अब देखें हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 4x लिखा हुआ था, तो इसको भी आप 4 से डिवाइड करवा देंगे, बीच में इक्वल टू का साइन आएगा, और ये जो -28 है इसको भी आप 4 से डिवाइड करवा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर 4 से क्या हो जाएगा? कैंसिल, सिर्फ x बचेगा। आप देख सकते हैं x आइसोलेट हो गया, x सेपरेट हो गया, अब x के साथ कुछ भी नहीं है। यही हम बेसिकली करना चाहते थे। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन वैसे ही आ जाएगा और 28 डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है, ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं। 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 7 टाइम्स 28 होता है। तो ऊपर बचा 7, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है और ये नेगेटिव साइन वैसे ही। इसका मतलब हमारे पास ए पार्ट का आंसर आ गया जो कि है x इक्वल टू -7। यही हमने निकाल कर दिखाना था। आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते थे कि आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इस 4 को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज दें। जब कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाती है, यानी बेसिकली जो 4 है वो -28 को डिवाइड कर देगा, तो तब भी आपके पास -7 ही आता। तो दोनों तरीके ठीक है, आप दोनों से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ए पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है -24 मल्टीप्लाई बाय एक्स, जिसको हम पढ़ेंगे -24x इज इक्वल टू -144। तो यहाँ पे भी ए पार्ट की तरह करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने जिस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको आइसोलेट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं और उसके साथ जो भी चीजें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होती हैं उनको वहां से हटाकर इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करवाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आप उस चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं जो इक्वेशन में अननोन होता है। तो हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है और आप देख सकते हैं एक्स के साथ एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, लिखा हुआ है -24 यहां पर, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से। तो अभी ये पार्ट में बताया कि जब भी कोई ऐसा नंबर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा हो आपके वेरिएबल के साथ, उसको आपने रिमूव करना हो इस तरह के सिनेरियोज में, तो आपने उसी सेम नंबर से दोनों साइड्स पे इक्वेशन को जो है डिवाइड कर देना है। तो हम यहां पे देखें एक्स के साथ लिखा हुआ है -24, तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाय -24 ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे -24x को वैसे का वैसे ही, जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ था, इसको भी -24 से डिवाइड कर देंगे और जो चीज़ हम एक साइड पे डिवाइड कर रहे होते हैं इक्वेशन के, वही दूसरी साइड पे भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे -144 वैसे का वैसे ही लिखेंगे और इधर भी -24 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखें नेगेटिव से कट गया, 24 से कट गया, तो यहाँ पे तो जस्ट बच गया x। तो देखिए हमारा x सेपरेट हो चुका है, x आइसोलेट हो चुका है। इधर इक्वल टू का साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर बचा हुआ है 144 और नीचे बचा हुआ है 24, ये दोनों भी कैंसिल आउट होते हैं। आप इनको डिवाइड करके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तब भी ठीक है। आप डायरेक्टली टेबल जानते हैं तो उस तरह भी कर सकते हैं। 24 1 टाइम्स 24 होता है, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। तो हमारे पास यहाँ पे x का क्या आंसर आ गया, 6। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो बी पार्ट का आंसर आ गया x इक्वल टू 6। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3x - 4 इज इक्वल टू 11। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना है। x बेसिकली यहाँ पर अननोन है, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और इस पूरी चीज जो कि 3x लिखी हुई है इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। तो जब भी आपने इक्वेशन में अननोन जो है फाइंड आउट करना होता है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो उसके साथ जो भी चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं या जो भी उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, आपने उन तमाम चीजों को रिमूव करना होता है और कोशिश करनी होती है कि आपका वेरिएबल या जो चीज आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो आइसोलेट हो जाए, वो सेपरेट हो जाए और बाकी तमाम चीजें एक तरफ सेपरेट हो जाए इक्वेशन के दूसरी तरफ। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3x में से, आपने इसको हटाना है। तो जब भी इस तरह का केस है जिसमें आपके वेरिएबल के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई भी हो रही हो और उस पूरी के में अंदर कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो जो चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी पहले आपने उसको वहां से हटाना है। तो हम यहां पे देख सकते हैं 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3x में से। तो जब भी कोई चीज एक साइड पे इक्वेशन के सब्ट्रैक्ट हो रही हो, आप उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे भेजा करेंगे। अगर वो यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी साइड पे जाकर ऐड हो जाया करेगी, अगर ऐड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये आपने चीज याद रखनी है, जब भी कोई एक टर्म इक्वेशन के एक साइड पे ऐड हो रही है, जब आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे वो सब्ट्रैक्ट होगी, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही होती जब आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजते तो वो ऐड होगी। तो 4 यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब ये इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे, आप इसको मूव करेंगे तो ये 11 में जाकर हो जाएगा ऐड। तो आपने इक्वल टू का साइन वैसे ही लिखना है, 11 को वैसे ही लिखना है और उसके आगे ये -4 जो यहां पर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था, यहां आकर क्या हो जाएगा +4। ये चीजें आपने याद रखनी है। तो देखिए 11 + 4 कितना होता है, वो होता है 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे 3x को आपने वैसे का वैसे उतार लेना है। अब ये बिल्कुल ए बी पार्ट जैसा बन गया। यहाँ पे अब सिर्फ x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने जैसे इस 3 को यहाँ से हटाना है ताकि आप x की वैल्यू आसानी से बता पाएं। तो जब भी कोई नंबर आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इस तरह का केस हो, आपने उस नंबर को हटाना होगा। तो उसका तरीका बता चुका हूँ, उसी सेम नंबर से आपने दोनों तरफ डिवाइड कर देना है ताकि लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर आपको 3 हट जाए और राइट हैंड साइड पे 15 जो है 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि आप यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे, तो आप उसके लिए लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आपको ये काम करवाना पड़ता है, आप किसी एक साइड पे नहीं कर सकते, दोनों साइड पे आपको 3 से डिवाइड करवाना है। तो आप यहाँ पे 3x को भी 3 पे डिवाइड कर देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को भी कर दिया और राइट हैंड साइड को भी आप 3 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पास 3 से क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ पे देखें x बच गया, x आइसोलेट हो गया, x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यही हम चाहते थे। और यहाँ पे आप इनको कैंसिलेशन कर लें, 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 5 टाइम्स 15 होता है। तो x का आंसर आपके पास आ गया 5। तो ये हमारे पास हो गया इसके सी पार्ट का आंसर।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9x + 4 = 31। तो आपने यहाँ पर भी x की वैल्यू निकाल कर दिखानी है। तो आप देख सकते हैं x के साथ 9 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और इस पूरी चीज 9x में 4 ऐड भी हो रहा है। तो मैंने अभी आपको पिछले पार्ट में बताया कि आपने जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो जो वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना होता है, यानी जिस वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसके साथ जो भी चीज ऐड हो रही हो या मल्टीप्लाई हो रही हो, आपने स्टेप बाय स्टेप उसको रिमूव करना होता है। तभी आपका x आइसोलेट हो सकेगा, x सेपरेट हो सकेगा और आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ऐसे केसेस में जहां पे आप देख सकते हैं वेरिएबल के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और इस पूरी चीज में एक चीज ऐड भी हो रही है, तो जो चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी पहले आपने उसको यहां से हटाना है, यानी आपने पहले इस पॉजिटिव 4 को लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करना है। तो उसका तरीका क्या होगा, 4 यहां पर ऐड हो रहा है 9x में, जब आप इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे 4 को, तो 4 ने इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाना है। तो आप यहां पे लिखेंगे 9x को वैसे का वैसे ही, यहां पे इक्वल टू का साइन भी वैसे का वैसे ही, 31 भी वैसे का वैसे ही, और ये +4 जब इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा, मैं पिछले पार्ट में रूल्स बता चुका हूं, जो चीज ऐड हो रही होती है इक्वेशन के एक साइड पे, वो दूसरी साइड पे जब मूव करवाते हैं आप, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये 4 यहां आकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप, यहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप दोनों साइड पे 4 को सब्ट्रैक्ट करवा देते तब भी आपके पास यही स्टेप आता, वो भी तरीका ठीक होता है। तो यहां पर आप देखें बच गया 9x, और अब आपको यहां पे क्या करना है, आपको जस्ट 31 में से 4 को माइनस करना है। तो आप जानते हैं 31 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 27 आएगा, तो इसलिए आप यहां पर 27 लिख देंगे। अब देखें यहां पर x के साथ सिर्फ 9 बचा है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, आपने उसको हटाना हो और इस तरह का सिनेरियो जिस तरह हमारे पास है, तो आपने उसी नंबर से दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देना होता है। तो यहां पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, हमें इस 9 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पर 9 से ही डिवाइड कर देंगे। तो हम यहां पे अब इस चीज को ऐसे लिख लेंगे कि 9x, इधर भी इससे भी देखिए 9 को डिवाइड कर दिया, और जो 27 लिखा हुआ है इससे भी किसको, 9 को हम क्या कर देंगे, 27 को भी 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 9x को भी 9 से डिवाइड कर दिया और 27 को भी हमने 9 से डिवाइड कर दिया। तो 9 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे जस्ट x बचा, और इसको आप सॉल्व कर लें। 9 1 टाइम्स 9 होता है, 9 3 टाइम्स 27 होता है, तो x का आंसर आपके पास क्या आ गया, 3। तो ये हो गया हमारे पास इस डी पार्ट का आंसर। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 - 7x = 5। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू अननोन है, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो ये पहला ऐसा पार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म यानी 12 स्टार्ट में लिखी हुई है और वेरिएबल वाली टर्म बाद में लिखी हुई है। ये जो टर्म लिखी हुई है -7x, इसमें आपको ये वेरिएबल x नजर आ रहा है जो कि हमने जिसकी वैल्यू फाइंड आउट भी करके दिखानी है। तो ये टर्म बाद में लिखी हुई है। तो जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन आए जिसमें कांस्टेंट टर्म पहले हों और वेरिएबल वाली टर्म यानी वो टर्म जिसमें आपको वेरिएबल नजर आ रहा हो जो कि आपने फाइंड आउट भी करना है वो बाद में लिखी हो, जिस तरह हमारे पास वो -7x है, इसमें आपको ये वेरिएबल x नजर आ रहा है जो कि हमने फाइंड आउट भी करना है। तो ऐसे केसेस में बेहतर ये होता है कि आप इनकी टर्म्स को अरेंज कर लें। अरेंज का करने का मतलब है कि जो वेरिएबल वाली टर्म है यानी जिस टर्म में आपको वेरिएबल लिखा हुआ नजर आ रहा है उसको पहले लिख लें, और वो वाली टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि यहाँ पे 12 है और वो स्टार्ट में लिखा हुआ है, उसको बाद में लिख लें। अगर आप इस तरह कर लेंगे आपका क्वेश्चन करना आसान भी हो जाएगा और उसको समझना भी आसान हो जाएगा। अगर आप वैसे भी करना चाहते हैं डायरेक्ट तो भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनकी अरेंजमेंट को बेहतर बना लें ताकि आपके लिए चीज़ों को समझना आसान रहे। तो हम भी सबसे पहले यही करेंगे कि वो वाली टर्म जिसमें वेरिएबल लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसको स्टार्ट में लिखेंगे और उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 के पीछे कोई साइन नहीं है, इसमें इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये लिखा हुआ है +12 और -7x। तो यहाँ पे आपको 7 के साथ वेरिएबल x लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इस पूरी टर्म को हमें सबसे पहले लिखनी है। तो ये टर्म है -7x, हर टर्म का साइन उसके पीछे होता है, आपने उसके साथ ही उसको लिखना होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे -7x, ये मैंने लिख दिया, और उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म जो कि 12 है उसके पीछे कोई साइन नहीं था तो प्लस था, तो आप लिखेंगे +12, और बाकी जो इक्वल टू के दूसरी तरफ है यानी राइट साइड पे 5 है उसको आप वैसे का वैसे नोट डाउन कर लेंगे। तो आप टर्म्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा उनके साइन वही रहेंगे। 7x के पीछे नेगेटिव था तो यहाँ पे भी देखिए 7x के पीछे नेगेटिव साइन है, 12 के पीछे कोई साइन नहीं था यानी वो पॉजिटिव था, तो यहाँ पे भी 12 के पीछे पॉजिटिव ही साइन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब जब आपने अरेंज कर लिए, अब बाकी सारा प्रोसीजर जो है बाकी इक्वेशंस की तरह ही होगा, आप कह लें डी पार्ट की तरह ही होगा। तो इस पार्ट में भी आप देखें जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है जो कि x है उसके साथ -7 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया पिछले पार्ट में कि जब भी आपके पास वेरिएबल मौजूद हो और उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और उस मल्टीप्लाई होने के बाद उसमें कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो,
तो पहले आपने उस चीज को रिमूव करना होता है जो उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो आप देख सकते हैं x जो वेरिएबल है उसके साथ -7 मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया -7x जो कि लिखा हुआ है, और इस पूरी चीज में 12 ऐड हो रहा है। तो आपने क्या करना है, जो चीज इस पूरी चीज में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हुआ करेगी, आपने सबसे पहले उसको रिमूव करना होगा। यानी आपने इस लेफ्ट हैंड साइड से इस +12 को रिमूव करना है। तो आपको पता है कि जो भी चीज इक्वेशन के एक तरफ ऐड हो रही हो, जब आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो वहां जाके क्या होती है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो कैसे करेंगे, हम -7x को वैसे का वैसे उतारेंगे, इक्वल टू का साइन वैसे उतारेंगे, 5 को भी वैसे का वैसे उतारेंगे, और ये जो 12 जो कि ऐड हो रहा था -7x में, जब ये इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा तो ये 5 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप यहां पे लिख देंगे 5 - 12। तो ये रूल्स याद रखिएगा, अगर कोई चीज एक तरफ इक्वेशन के ऐड हो रही है, जब आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। आप इस स्टेप को ऐसे भी कर सकते थे कि दोनों तरफ 12 को सब्ट्रैक्ट करवा देते, तब भी आप इसी स्टेप पर पहुंचते। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -7x, और 5 के पीछे कोई साइन नहीं है तो आप प्लस ही कंसीडर करेंगे। पहले इनके साइन देखें तो ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। तो इसका मतलब है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जब भी आपको साइन मिले, जिस तरह यहाँ पे मिला है प्लस माइनस माइनस, तो उस साइन का ये मतलब लिया जाता है कि वो चीज आपने करनी है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस मिला है तो आपने माइनस करना है। अब माइनस किस तरह करेंगे, 12 में से आप 5 माइनस कर दें, तो 12 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7, और साइन हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। तो 5 और 12 में से 12 बड़ी वैल्यू है, और हर नंबर का साइन उसके पीछे होता है, तो 12 के पीछे नेगेटिव साइन है, तो आप भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि अब जब आपने यहां तक कर लिया है तो आपके वेरिएबल के साथ अभी भी -7 लिखा हुआ है, जो कि इस वेरिएबल यानी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूं कि जब भी आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और आपने उसको हटाना हो, तो आप उसी नंबर से दोनों साइड पर डिवाइड कर देते हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि इक्वेशन का रूल है कि जो चीज आपने फाइंड आउट करनी होती है उसके साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, हम उसको वहां से रिमूव करते हैं और इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजते हैं, ताकि वो चीज आइसोलेट हो सके और आपको उस चीज की वैल्यू पता चल सके। तो x को आइसोलेट करने के लिए जो -7 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें इसी -7 से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो आप यहां पे मेंशन कर दीजिएगा, मैं मेंशन नहीं कर रहा, पिछले पार्ट में मेंशन कर दिया आपकी आसानी के लिए। तो आपने दोनों साइड्स पर -7 से ही डिवाइड कर देना है। तो आप यहां पे भी पहली वाली टर्म देखिए मैंने लिखी है -7x, इसको भी -7 से डिवाइड कर दिया, और ये जो अगली यहाँ पे राइट हैंड साइड पे -7 लिखा हुआ था, इसको भी मैंने -7 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, यहाँ पे जस्ट बचा x, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, और 7 1 टाइम 7 होता है, 7 1 टाइम 7 होता है, यानी दोनों कट गए, तो 1/1 आता है, तो 1/1 को जस्ट 1 ही लिखा करते हैं। तो आपके पास x का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, यानी ई पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया, वो कितना है, वो है 1। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर f पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 - 7y इज इक्वल टू -18। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया, यहाँ पे वेरिएबल आपको y नजर आ रहा है, अब आपने यहाँ पर y की वैल्यू निकाल कर दिखानी है। अगेन पिछले पार्ट की तरह आप देखें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म स्टार्ट में लिखी हुई है, और जिस टर्म में वेरिएबल आ रहा है वो बाद में लिखी हुई है। तो आप इसको अरेंज करके लिख लें, वेरिएबल वाले टर्म्स पहले लिखी होनी चाहिए, कांस्टेंट वाले टर्म्स बाद में। अगर आप ये नहीं भी अरेंज करके लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको एक ही पैटर्न से चीजें समझा रहा हूं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही पैटर्न रहे ताकि आपके लिए चीजों को समझना आसान हो। तो आपके पास जो यहाँ पे अरेंजमेंट लिखी हुई है, आप इसको चेंज करेंगे, जिस तरह मैं अभी आपको करके बताऊंगा कि जो -7y लिखा हुआ है आप इसको पहले लिख लें, इसमें वेरिएबल आ रहा है, तो देखिए मैंने -7y पहले लिख लिया। हर टर्म का साइन उसके पीछे वाला होता है, इसलिए मैंने 7y के पीछे जो नेगेटिव था यहाँ पर यूज किया है, और उसके बाद इस 3 को लिख लें। 3 के पीछे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे +3 लिख लें, और यहाँ पे इक्वल टू वैसे ही, और -18 वैसे ही। तो अगर आप अब नोटिस करें तो अब देख सकते हैं कि जो y है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, उसके साथ -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस पूरी चीज में यानी -7y में 3 ऐड हो रहा है। तो मैं आपको पिछले तमाम पार्ट्स में बताता आ रहा हूं कि जब भी आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और उस पूरी चीज में कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो जो चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है आपने सबसे पहले उसको वहां से हटाना होता है, उसको रिमूव करना होता है। तो देखिए ये जो -7y में 3 ऐड हो रहा है, आपने इस 3 को यहां से रिमूव करना है, तब आपके अगले स्टेप्स इजीली हो पाएंगे। तो करते हैं, तो यहाँ पे -7y को वैसे ही लिखेंगे, इक्वल टू -18 को भी वैसे ही लिखेंगे, और आपको मैं बता चुका हूं कि जो नंबर यहां पर ऐड हो रहा होता है इक्वेशन के, अगर आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो दूसरी तरफ जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 3 यहां पर ऐड हो रहा था -7y में, जब आप उसको यहां से हटाएंगे और इक्वेशन के दूसरी तरफ लिखेंगे तो वहां पर ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो 3 यहां पर ऐड हो रहा है -7y में, यहां पर वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो देखिए मैंने लिख दिया है
-18 -3 यानी 3 को यहाँ पर मैंने -18 में से सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये -7y वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे 18 के पीछे भी माइनस है, 3 के पीछे भी माइनस है, और आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होने का मतलब है आपने प्लस करना है। तो 18 में 3 ऐड कर दें तो कितना आता है 21, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का डालते हैं प्लस माइनस के केसेस में। तो 18 और 3 में से 18 बड़ा है, उसके पीछे माइनस का साइन है तो आप भी माइनस का साइन यूज करेंगे। तो यहाँ तक कर लिया। अब आप देख सकते हैं आपके वेरिएबल के साथ जस्ट -7 बचा है जो कि उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आपको इस -7 को भी यहाँ पे हटाना है। तो आपको पता है कि जब भी आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और आप उसको हटाना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप दोनों साइड्स पर उसी नंबर से डिवाइड कर दें जो कि आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपके वेरिएबल जो y है उसके साथ -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने दोनों तरफ -7 से ही डिवाइड कर देना है। तो मैं अगले स्टेप में करूंगा, -7y को भी डिवाइड कर दूंगा -7 से, और जो इक्वेशन की दूसरी तरफ -21 लिखा हुआ है इसको भी डिवाइड कर दूंगा -7 से। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया डिवाइडिंग बाय -7 ऑन बोथ साइड्स, वो आप खुद से मेंशन कर सकते हैं। तो नेगेटिव से कैंसिल, 7 से कैंसिल, यहाँ पे जस्ट बचेगा y, और यहाँ पे नेगेटिव से कैंसिल, 7 1 टाइम्स 7 होता है और 7 3 टाइम्स 21 होता है, तो ऊपर बच गया 3। नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 3। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर जी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4y - 1.9 इज इक्वल टू 6.3। तो इस इक्वेशन में आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। y बेसिकली अननोन है। तो जिस तरह मैं आपको पिछले पार्ट्स में बता चुका हूं कि जब भी आपके पास कोई इक्वेशन आए और उसमें कोई एक वैल्यू अननोन हो या किसी चीज की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो आपने क्या काम करना होता है, आपने उसी चीज को आइसोलेट करना होता है जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्योंकि आप y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने y को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने का मतलब होता है y को सेपरेट करना। इसके साथ जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं आपने उनको रिमूव करना है, चाहे वो इसमें ऐड हो रही हो, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही हो, या आप कह लें इसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो। तो इस वेरिएबल के साथ जो भी चीजें लिखी होंगी हमने उन सबको रिमूव करना है, या यूं भी कह सकते हैं आपने उनको रिमूव करके इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजना है ताकि y आइसोलेट हो जाए, और तब भी आप आसानी से बता पाएंगे कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अब इस वाले पार्ट में आप देखें y के साथ 4 मेंशन्ड है जो कि उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 जब y के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो इसलिए यहां पर 4y लिखा हुआ है, और इस पूरी चीज में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है क्या चीज 1.9। तो याद रखें जब भी आपके वेरिएबल के साथ या जिस चीज की आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, और मल्टीप्लाई होने के बाद उस पूरी टर्म में से कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो आपने उस चीज को पहले रिमूव करना होता है उस साइड से, इक्वेशन की उस वाली साइड से जो उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही थी। जिस तरफ y के साथ जब 4 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4y बना, और 4y में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1.9। तो आपने इस पहले 1.9 को इक्वेशन की इस साइड से जो कि लेफ्ट हैंड साइड बनती है हटाना है, तभी आप y को इजीली आइसोलेट कर पाएंगे, y को सेपरेट कर पाएंगे। तो किस तरह हटाएंगे, बहुत इजी है। जो भी चीज इक्वेशन के एक साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रही होती है किसी में से, वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जब हम मूव करते हैं वो दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाती है। तो यही आपने यहां पर भी करना है। तो आप क्या करेंगे, आप 4y को अभी वैसे का वैसे नोट डाउन कर लेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 6.3 को भी वैसे का वैसे नोट डाउन कर लेंगे, और ये जो नेगेटिव 1.9 लिखा हुआ है जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है 4y में से, ये इक्वेशन के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ये चीजें आपको पता है कि कोई एक चीज इक्वेशन की एक तरफ सब्ट्रैक्ट हो रही हो, जब आप उसको इक्वेशन की दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाती है। तो इसलिए 6.3 में ऐड होगा 1.9। अभी दोनों नंबर्स ऐड करने हैं, दोनों में डेसिमल आ रहे हैं, तो आप जैसे इनको ऐड कर दें, मैं यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6.3 और इसके नीचे लिख देंगे 1.9। याद रखिएगा जब भी आप दो ऐसे नंबर्स को ऐड कर रहे हो जिनमें डेसिमल आ रहा होता है तो आपने नंबर्स को इस तरीके से लिखना होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। तो देखें डेसिमल के नीचे डेसिमल आया, 6 के नीचे 1 और 3 के नीचे 9 आया, तब भी आपकी एडिशन बेहतर तरीके से हो पाएगी। अब जस्ट ऐड कर दें, तो 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 आता है, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब 6 के ऊपर जो 1 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है, इन तीनों चीज़ों को ऐड कर दें, 6 + 1 7 होता है और 7 + 1 8 होता है। यहाँ पे 8 आ गया और डेसिमल इसी पोजीशन में यहाँ बीच में आ जाएगा, यानी 6.3 में 1.9 ऐड किया तो वो 8.2 आ गया। तो आप लिखेंगे 4y = 8.2। अब यहां तक हमने कर लिया। तो आप देखें अभी भी आपने जो चीज फाइंड आउट करनी थी यानी y की वैल्यू, उस y के साथ 4 मेंशन्ड है जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
और ये चीज़ भी बता चुका हूँ, जब आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी हो उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको रिमूव करने का एक ही तरीका होता है कि आप उसी सेम नंबर से इक्वेशन के दोनों तरफ डिवाइड करवा दें। इससे क्या होगा, उस वेरिएबल के साथ वो नंबर रिमूव हो जाएगा और वो वेरिएबल आइसोलेट हो जाएगा और आपको इजीली उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, अब जस्ट वर्बली बोल रहा हूँ, आपने लिख देना है तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं यहाँ पे जस्ट स्टेप्स करूंगा। तो y के साथ 4 मेंशन था, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसलिए आपने इक्वेशन के दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, 4y को भी 4 से डिवाइड कर रहा हूँ और ये जो 8.2 लिखा हुआ है इसको भी मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया y और यहाँ पे बच गया 8.2 डिवाइडेड बाय 4, यानी अब आपको 8.2 को 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा तभी आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 8.2 और हमने इसको डिवाइड किसके साथ करना है, 4 के साथ। तो आप डेसिमल से पहला वाला डिजिट देखें 8 लिखा हुआ है, तो 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 टाइम्स 8 होता है, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 8 को उतार लेंगे। अब आपको सेपरेट करना होता है लिखने के बाद, तो 8 - 8 कितना हो जाएगा, 0, तो ये 0 बन गया। अब आपको डेसिमल के बाद वाला नंबर उतारना है, तो डेसिमल के बाद वाला नंबर आप उतारेंगे तो वो कितना होता है, वो होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, क्योंकि आपने डेसिमल के बाद वाला नंबर उतारा है तो ऊपर भी आप क्या लगाएंगे, डेसिमल। अब अगेन आपने 4 का टेबल पढ़ना है और देखना है कि 4 के टेबल में कहीं 2 आता है, अगर 2 नहीं आता तो 2 के पास पास आना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है 4 1 टाइम्स ही 4 होता है, वो तो 2 से बढ़ जाएगा, 2 तो नहीं आएगा। तो 2 इस नीचे लिखे हुए 2 के पास पास कौन सा नंबर आ सकता है, तो वो सिर्फ 0 आ सकता है। कैसे, क्योंकि 4 को आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है और ये 0 2 के सबसे करीब होता है। तो आपको पता है डिवीजन के अंदर हमने यहाँ पर वही नंबर लिखना होता है जो ऊपर जैसा हो, यानी 2 जैसा होता या 2 के पास पास होता, तो 2 के पास सबसे 0 ही आता है। जब आप 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब इसको भी माइनस कर दें तो 2 - 0 कितना होता है, वो होता है 2। तो अब आपको अगला नंबर उतारना पड़ता है माइनस करने के बाद, तो अगला डिजिट कोई लिखा ही नहीं हुआ, तो जब ना लिखा हो आप खुद से यहाँ पे 0 डाल के उसी को नीचे उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा 20। अब आपने फिर से 4 का टेबल पढ़ना है कि 4 के टेबल में 20 आ जाए या 20 के करीब करीब आ जाए। तो 4 के टेबल में 20 आता है 4 5 टाइम्स, तो आप लिखेंगे 4 5 टाइम्स और यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 20 - 20 0 होता है, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो ये चीज़ जिसको क्वेश्चन भी बोलते हैं, यही हमारा आंसर है, यानी हमारा आंसर हो गया 2.05। आप इस डिवीजन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी कर सकते थे कि आप एक ही बार ऊपर 0 लगाकर इस 0 को नीचे उतार लेते, इस तरीके से भी हो जाती है। डिवीजन के 1-2 स्टेप्स कभी कभार थोड़े से डिफरेंट आप कर सकते हैं, वो यूज़ भी होते हैं, तो आपने इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना है। आप इस तरह भी कर सकते हैं और जो आपके माइंड में आप उस तरह भी कर सकते हैं। डिवीजन 2 तरीकों से पॉसिबल होती है। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया कि जब आप 8.2 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो आपका आंसर आएगा 2.05। तो आप यहाँ पे लिख दें कि y का आंसर आ गया 2.05। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पे पार्ट फिनिश हुआ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर एच पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है -3y -7.8 इज इक्वल टू -9.6। तो यहाँ पर भी आपको इस वेरिएबल y की वैल्यू निकाल कर दिखानी है। तो आप देख सकते हैं इस वेरिएबल y के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है और इस पूरी टर्म में यानी -3y में से आपको -7.8 यानी 7.8 सब्ट्रैक्ट होता भी नजर आ रहा है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो जो चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है आपने पहले उसको वहां से रिमूव करना होता है, तभी आपके पास जो वेरिएबल आप निकालना चाह रहे हैं, जिसकी वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं, जिस वेरिएबल की, वो आइसोलेट हो पाएगा, वो सेपरेट हो पाएगा। क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने का मकसद आपको पता चल ही चुका है कि हमने जो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है हम उस वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, उसके साथ जो भी चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होती है उसको हम वहां से रिमूव करते हैं और इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजते हैं, तभी आप उस वेरिएबल की आसानी से वैल्यू निकाल पाते हैं। तो ये जो -3y में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 7.8, आपने पहले इसको यहाँ पर रिमूव करना है। तो किस तरह करेंगे, आप -3y को वैसे का वैसे लिखेंगे, ये मैंने वैसे लिख लिया, इक्वल टू का साइन वैसे का वैसे ही, दूसरी तरफ -9.6 है वो भी वैसे का वैसे ही, और जो चीज़ इक्वेशन के एक साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रही होती है वो आपने इक्वेशन के जब दूसरी साइड पे मूव करना है तो उसको ऐड कर देना होता है। यही रूल है जो मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूं। तो 7.8 यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं -3y में से, तो जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे ये दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे -9.6 ऐड यानी +7.8। तो अब आपने -9.6 में ऐड करना है 7.8। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो -3y को वैसे उतार लेते हैं और अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 9.6 के पीछे माइनस का साइन है, 7.8 के पीछे प्लस का साइन है। सो प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन आता है, जिस तरह हमारे पास आया प्लस माइनस 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 आया, तो इस माइनस का मतलब है आपने माइनस करना है। तो आप 9.6 में से 7.8 को माइनस कर दें, तो हम 9.6 लिखेंगे। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए जब भी
भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो इसके नीचे 7.8 लिखेंगे, आप देख सकते हैं डेसिमल के नीचे डेसिमल है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखें 6 में से तो 8 माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए आपको इस 9 में से कम करके इसको 8 बनाना पड़ेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 आने से ये 16 बन जाएगा। 16 माइनस 8 कितना होता है 8, डेसिमल 7 वैसे का वैसे ही। यहाँ पे 8 बचा हुआ है, 8 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, तो आ गया 1.8। तो यहाँ पे आप लिख दें 1.8, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो 9.6 बड़ा है 7.8 से, उसके पीछे नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप देख सकते हैं आपके वेरिएबल के साथ जस्ट -3 बचा है, जो कि उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपने इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो उसके साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड हो रही है उसको रिमूव करना होता है। तो -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, आपने उसको वहाँ से रिमूव करना हो, आपको उसी वेरिएबल से नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करवा देना है। यहाँ पे -3 है जो कि y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी नंबर यानी -3 से आपने दोनों तरफ डिवाइड करवा देना है। तो हम यही लिखेंगे कि यहाँ पे -3y लिखने के बाद उससे भी -3 डिवाइड करवा देंगे, और जो राइट हैंड साइड पर टर्म लिखी हुई है 1.8, उससे भी हम -3 को डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे 3 से कैंसिल, नेगेटिव से कैंसिल, तो यहाँ पे जस्ट बचेगा y, और यहाँ पर नेगेटिव से कैंसिल, और जस्ट बचेगा 1.8 डिवाइडेड बाय 3। तो अब आपको 1.8 को 3 पे डिवाइड करना है, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1.8, यहाँ पे लिखेंगे 3। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि जो डेसिमल से पहला वाला आपके पास नंबर है वो 1 है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि या तो 1 आ जाए या 1 से छोटा नंबर आ जाए, 1 के पास आ जाए। तो आपको पता है 3 1 टाइम्स तो 3 होता है, वो तो इससे बड़ा हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको पता है 0 से करेंगे आप मल्टीप्लाई, तभी 1 से छोटा नंबर या 1 के पास आएगा। तो 3 0 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 0, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 0। कभी कभार हम यहाँ पे डायरेक्ट ही 0 भी लिख लेते हैं, वो प्रोसेस भी ठीक है, आप उस तरह भी कर सकते हैं। डिवीजन के 1-2 तरीके होते हैं, आप उसको उस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो अब आप इसको माइनस करें, 1 माइनस 0 कितना होता है 1, तो आपके पास यहाँ पर आ गया 1। तो अब आप देखें जब आपने माइनस कर देना होता है, अब उसके बाद आप अगला नंबर उतारते हैं। तो अब अगला नंबर आप डेसिमल के बाद उतार रहे हैं, तो ऊपर डेसिमल लगाएंगे और इस 8 को नीचे उतार लेंगे। अब ये एक तरह का 18 बन गया। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, आपको पता है 6 से करते हैं। तो 3 6 टाइम्स कितना होता है 18, तो 18 माइनस 18 कितना हो जाता है 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब जो चीज़ ऊपर लिखी हुई वो आंसर है। तो 1.8 को 3 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया 0.6। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो हमारी y की वैल्यू आ चुकी है 0.6। तो ये हो गया हमारे पास इस पार्ट एज का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर आई पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि लिखा हुआ है 7y माइनस 2 होल नंबर 3/4 इज इक्वल टू 1/2। तो इस इक्वेशन में भी आपको इस y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो देखें y की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले आपने देखना है कि अगर आपकी इक्वेशन में कोई चीज़ मिक्स फॉर्म में लिखी हुई है, इसको मिक्स फॉर्म में बोलते हैं, तो आपने इस मिक्स फॉर्म को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जब आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने बाकी स्टेप्स करने हैं। तो पहले हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पहले इस मिक्स फॉर्म को सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इजीली y की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम 7y को वैसे ही नोट डाउन करेंगे, और मिक्स फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, ये साइन वैसे ही आएगा। तो जो मिक्स फॉर्म लिखी होती है, इसमें जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है, आपने इसको हमेशा एज इट इज नोट डाउन करना होता है। इस 4 को आप यहाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, वो होता है 8। तो जो आपके पास आंसर आता है, इस आंसर को ऊपर लिखे हुए नंबर में, यानी जो न्यूमरेटर में 3 लिखा हुआ है, उसमें हमेशा ऐड कर देना होता है। तो 8 में आप 3 ऐड कर देंगे, तो 8 + 3 कितना होता है 11। तो जो आंसर है वही आपने यहाँ पर लिख देना है। तो आप देख सकते हैं हमारी मिक्स फॉर्म अब कन्वर्ट हो चुकी है फ्रैक्शन फॉर्म में, और वो बन चुकी है 11/4। और बाकी तमाम चीज़ें आपने वैसे उतार लेनी है, तो 1/2 आपने वैसे उतार लेना है। और इस चीज़ को आपको पढ़ना भी आना चाहिए, इसको हम पढ़ते हैं 2 होल नंबर 3/4। अब आपने यहाँ तक कर लिया। अब सारी वही चीज़ें आपने देखनी है जो पिछले पार्ट्स में आपने देखी थी। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी हो इक्वेशन में, यानी जिस वेरिएबल की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, आपने उसको आइसोलेट करना होता है। आइसोलेट करने का मतलब है आपके पास वो वेरिएबल इक्वेशन के एक साइड पे दिखना चाहिए और बाकी तमाम चीज़ें आपको इक्वेशन के दूसरी तरफ दिखनी चाहिए, जिसको हम इस तरह भी समझते हैं कि आपके वेरिएबल के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है या उसमें ऐड हो रही है या उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है, आपने उन तमाम को उस साइड से इक्वेशन के रिमूव करना होता है और इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजना होता है, ताकि y अकेला हो सके, y आइसोलेट हो सके। अब यहाँ पर आप देखें, आपका जो वेरिएबल y है उसके साथ 7 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई होने के बाद इस पूरी चीज़ में से यानी 7y में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 11/4। तो जब भी आपके पास ऐसा केस आए कि आपके वेरिएबल के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और मल्टीप्लाई होने के बाद उस पूरी चीज़ में से कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो जो चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है पहले हम उसको इक्वेशन के उस साइड से हटाते हैं। तो आपने भी यहाँ पर इस 11/4 को यहाँ से हटाना है। तो आप किस तरह हटाएंगे, यहाँ पे 7y को वैसे लिखेंगे। आप जानते हैं जब भी कोई चीज़ इक्वेशन के एक
तरफ सब्ट्रैक्ट हो रही हो, वो इक्वेशन के जब आप दूसरी तरफ मूव करेंगे, यानी उसको यहाँ से रिमूव करेंगे, जिसके लिए आपको इक्वेशन की दूसरी तरफ उसको मूव करना पड़ेगा, तो अगर वो एक तरफ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर वो ऐड हो जाती है। तो ये 11/4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 7y में से, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 1/2 में ऐड हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिख दिया 1/2 प्लस 11/4। अब यहाँ पर ये दो फ्रैक्शंस बन गई। जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है हम एलसीएम की मदद लेते हैं। और एलसीएम किस तरह निकालते हैं कि आपके पास जो दोनों फ्रैक्शन लिखी हुई हैं उनके डिनोमिनेटर को देखें, आप इनके डिनोमिनेटर को जो है इनका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने से आपको ये पता चलेगा कि आप इनको किस तरह सेम बना सकते हैं और कौन सा नंबर बना सकते हैं। तो पहले 2 और 4 का एलसीएम ले लें, आपको एलसीएम लेना आता है। 2 और 4 को इस तरीके से रो वाइज लिखेंगे। अब आपने एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। 2 और 4 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर 2 है। 2 1 टाइम्स 2 और 2 2 टाइम्स 4 होता है। तो अगर आपके पास एक 1 बच जाए, दूसरा चाहे कोई भी नंबर हो, आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। इस 1 को 2 को और यहाँ वाले लिखो को 2 को भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी एलसीएम आ जाता है। लेकिन कभी कभार हम इसको आगे तक करते हैं सॉल्व, वो भी तरीका ठीक होता है, आप दोनों फॉलो कर सकते हैं। आगे तक किस तरह करते हैं कि जो 1 होता है इसको वैसे उतारना होता है, आप इसको वैसे उतार लें। और 2 जाहिर बात है इसको डिवाइड करने वाला एक ही प्राइम नंबर है, वो 2 है, तो यहाँ पे लिखें 2 और यहाँ पे बना ले 1, 2 1 टाइम्स 2। तो जब नीचे 1 1 आ जाए तो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है इनको मल्टीप्लाई करने से भी आपको एलसीएम ही मिलता है, दोनों चीज़ें ठीक होती हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 4। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 4। तो ये एलसीएम आपको क्या बता रहा है, ये एलसीएम आपको ये बता रहा है कि जो दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं उनके नीचे आप 4 बना सकते हैं। तो देखिए 11 के नीचे तो पहले से 4 है, लेकिन जो ये पहली वाली फ्रैक्शन है इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, तो आपको इसके नीचे भी 4 बनाना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे 7y। तो जब भी आपने किसी फ्रैक्शन में किसी नंबर को किसी और नंबर में कन्वर्ट करना हो, जैसे आप 2 को यहाँ पर 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 2 को बेसिकली 4 बनाना चाहते हैं, तो आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, याद रखिएगा फ्रैक्शन में उसी सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे जो 2 लिखा हुआ है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 बनेगा, तो इसलिए नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस फ्रैक्शन के और ऊपर भी। तो देखिए मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, और नीचे जो ये 2 लिखा हुआ था इसको भी मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमेशा ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7y, 2 1 टाइम्स 2 होता है, नीचे 2 2 टाइम्स 4 होता है, प्लस का साइन, और 11/4 वैसे का वैसे। अब आप देख सकते हैं इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं। तो यही हमें एलसीएम का फायदा होता है, एलसीएम आपको वो वाला नंबर बता देता है जो उनके नीचे बनाया जा सकता है, और वही उनका एलसीएम भी कहलाता है। तो जब आपके पास दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, अब चीज़ें बहुत आसान होती हैं। तो जो आपने नंबर सेम बनाया होता है उसी को एलसीएम के तौर पर आप इस तरह एक दफ़ा लिखेंगे, लाइन डालेंगे, दोनों के नीचे 4 है तो 4 को लिख देंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो, ऊपर वाली चीज़ों को वैसे ही नोट डाउन कर लेते हैं। ऊपर 2 + 11 है तो आप 2 + 11 को वैसे ही नोट डाउन कर लें जैसे मैंने कर लिया है। अब आप अगले स्टेप में जाएंगे, 7y वैसे 2 + 11 कितना होता है, वो होता है 13। यहाँ पे 13 आ जाएगा और इसके नीचे 4 आ जाएगा। अब आप देखें 7y के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पे 1 लिख लें। तो समझने के लिए आप इस तरह देख सकते हैं, इक्वेशन के एक साइड पे भी सिर्फ एक ही फ्रैक्शन लिखी हुई है और दूसरी साइड पे भी एक ही फ्रैक्शन लिखी हुई है। तो जब दोनों साइड पर एक ही फ्रैक्शन लिखी हो और आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे लिखी हुई है, वो यहाँ से जाएगी और अगली वाली साइड पे जो फ्रैक्शन लिखी हुई है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन लिखी हुई है उसमें जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो वाला नंबर यहाँ से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ लिखी हुई है न्यूमरेटर के अंदर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए क्रॉस बन रहा होता है, इसलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल रहे होते हैं। यानी जो 13 के नीचे 4 है, जो कि 4 बेसिकली डिवाइड कर रहा है 13 को, वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा, यानी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा और 7y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए आप लिख देंगे 4 × 7y। यूं भी कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाई होगा 7y के साथ, बीच में इक्वल टू का साइन आएगा, और जो 7y के नीचे 1 लिखा हुआ है, जो कि बेसिकली 1 जो है वो डिवाइड कर रहा है 7y को, वो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये 1 बेसिकली इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड पे 13 लिखा हुआ उससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 × 13। तो इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं कि जो नंबर्स नीचे लिखे होते हैं वो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं। तो 1 वहाँ पर 13 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया और राइट हैंड साइड पर लिखना होता है, और 4 यहाँ से लेफ्ट साइड पर 7y से मल्टीप्लाई कर दिया गया और उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना होता है। ये मेरे लिहाज से लेफ्ट और राइट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आप 4 को 7y से मल्टीप्लाई करें, 4 7 टाइम्स होता है 28, और y साथ वैसे लिख दें। तो 4 × 7y कितना हो गया 28y, और 1 टाइम्स 13 कितना होता है 13, तो यहाँ पे आ गया 13। अब आप देखें 28 जस्ट बचा y के साथ और कोई भी चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी हुई नजर नहीं आ रही। तो ये भी आपको बता चुका हूँ, जब आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी हो, जो वेरिएबल हो उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, आप उसको वहाँ से हटाना चाहते हो तो आप उसी नंबर से दोनों साइड पर डिवाइड कर सकते हैं ताकि वो नंबर वहाँ से हट जाए। और इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 28 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे
तो ये जाकर 13 को डिवाइड करेगा। दोनों मतलब एक ही हैं, दोनों प्रोसीजर भी सेम है। तो हम यहाँ पर एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो y के साथ इस 28 को हटाने का एक ही तरीका है कि आप दोनों साइड्स पर 28 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे मैं इधर भी 28 से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे भी 28 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप यूँ भी कह सकते थे 28 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वेशन के जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये बेसिकली 13 को डिवाइड करेगा, तो वो भी तरीके से आपको ये चीज़ मिलती है। तो 28 से कैंसिल, तो y का आपके पास आंसर आ जाएगा 13/28। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर जे पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 होल नंबर 1/2 और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है क्या 2y और आगे लिखा हुआ है इक्वल टू 1/4। यहाँ पर भी आपने वेरिएबल y की वैल्यू ही फाइंड आउट करके दिखानी है। अब जिस तरह मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया था कि जब भी आपके पास इक्वेशन में ऐसा हो कि कांस्टेंट टर्म स्टार्ट में लिखी हो और जिस टर्म में वेरिएबल मौजूद हो वो बाद में आ रहा हो, तो आपने कोशिश करनी है आप इनको अरेंज करके लिख लें। वेरिएबल वाले टर्म को स्टार्ट में लिख लें और कांस्टेंट वाले टर्म को उसके बाद लिख लें। अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते तब भी ये डायरेक्ट भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि मैं आपको एक ही पैटर्न से चीजें समझाता आ रहा हूं इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही जैसा पैटर्न रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं इस वेरिएबल वाले टर्म को पहले लिखूंगा, यानी 2y के पीछे नेगेटिव साइन है तो उसको उसके साइन के साथ लिखूंगा, यानी -2y। और उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म जो कि मिक्स फॉर्म की सूरत में दी हुई है, इसको मिक्स फॉर्म कहते हैं, मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको पढ़ते हैं 1 होल नंबर 1/2। इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो आप प्लस कंसीडर करेंगे, तो इसके आगे लिखेंगे पॉजिटिव 1 होल नंबर 1/2 और आगे बाकी चीज़ों को वैसे उतार लें, इक्वल टू का साइन वैसे और 1/4 वैसे। तो मैंने देखें जिस टर्म में वेरिएबल आ रहा था y, उस वाले टर्म को स्टार्ट में लिख लिया और दूसरे टर्म को उसके आगे लिख लिया। आप किसी भी टर्म को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा उनके साइन साथ मेंशन करिएगा। 2y के पीछे नेगेटिव साइन था, मैंने 2y के पीछे नेगेटिव साइन लिखा हुआ है। 1 होल नंबर 1/2 के पीछे प्लस साइन था, मैंने उसके पीछे देखिए प्लस साइन लिखा हुआ है। बाकी चीजें तो वैसी उतारी हैं। अब आपको चीजें मैं बता ही चुका हूं कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसका मतलब है इसमें इस वेरिएबल y की वैल्यू निकालनी है। और वेरिएबल y की वैल्यू तभी निकलेगी जब आप ये देखेंगे कि उसके साथ क्या चीज मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि जो भी चीज उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होगी हमने उसको रिमूव करना है और कोशिश करना है इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजें उन चीज़ों को, और वेरिएबल को जो चीज़ फाइंड आउट करना है उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ अलग कर लें, सेपरेट कर लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो वेरिएबल y है उसके साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन गया -2y और उसमें ये पूरी चीज़ ऐड हो रही है जो यहाँ पे लिखी हुई है 1 होल नंबर 1/2। तो आपको बता चुका हूँ जब भी आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और मल्टीप्लाई होने के बाद उस पूरी चीज़ में कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो जो चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी आपने सबसे पहले उसको रिमूव करना है। यानी आपने सबसे पहले यहाँ पर 1 होल नंबर 1/2 को रिमूव करना है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजना है। और क्योंकि यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे ये दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको रिमूव करने से पहले ये मिक्स फॉर्म से आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले आना है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करना आसान होता है, इसलिए हम इस मिक्स फॉर्म को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको मूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम -2y को वैसे का वैसे लिखेंगे, प्लस का साइन वैसे ही। मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ कि मिक्स फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है। तो जो डिनोमिनेटर लिखा होता है इसको आपने वैसे लिखना होता है, 2 वैसे का वैसे। इस डिनोमिनेटर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे 1 है तो 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, यानी आंसर आया 2। तो जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर में ऐड कर देना होता है। तो आंसर 2 आया, ऊपर 1 लिखा हुआ है तो 2 में 1 ऐड कर दें तो कितना आ गया 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम मिक्स फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये फ्रैक्शन फॉर्म है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, उसमें पूरा नंबर 1 ऐड कर दिया तो 3 आया, वो यहाँ पर लिख दिया। आगे चीज़ों को वैसे उतार लें, 1/4 वैसे का वैसे ही। अब जिस तरह मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमें सबसे पहले इस मिक्स फॉर्म को रिमूव करना है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में 3/2 बन चुका है, तो आपने सबसे पहले इसको यहाँ से हटाना है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ भेजना है, तभी आप y की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। तो 3/2 इस पूरी चीज़ में यानी -2y में ऐड हो रहा है, तो जब कोई चीज़ एक साइड पे इक्वेशन के ऐड हो रही हो, जब आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपने -2y को वैसे लिखना है, इक्वल टू का साइन वैसे ही, 1/4 भी वैसे का वैसे ही, और ये जो पॉजिटिव 3/2 है ये जब इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -3/2, यानी 1/4 में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, उनके दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन है यानी माइनस हो रही है, तो जब भी दो फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी होती है आपको एलसीएम का यूज़ करना पड़ता है, और मैं अभी पीछे भी समझा चुका हूँ। अब हमारे पास तरीका ये हुआ करेगा कि जब भी दो फ्रैक्शंस आया करेंगे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़े, हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे, और उसके लिए आपको एलसीएम की मदद लेनी पड़ सकती है। आप एलसीएम की मदद ना भी लें, आप इसको डेड गैस भी कर सकते हैं, उस तरह भी हो जाता है, मैंने पिछले पार्ट में बताया भी है। तो आप पहले क्या करें, जो डिनोमिनेटर्स लिखे हुए इनका एलसीएम ले लें। तो 4 और 2 लिखा हुआ है, आप इनका एलसीएम लें, आपको एलसीएम लेना आता है तो आपने बेसिकली इन दोनों नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढने होते हैं, यानी इन दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन प्राइम नंबर ढूंढना होता है। तो 2 और 4 को जो डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर है वो है 2।
तो 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अगर आप इसको आगे करना चाहे वो भी कर लें, उससे भी कोई इशू नहीं है। 1 हम बेसिकली वैसे ही उतार ले होते हैं, इसको नहीं हम किसी से डिवाइड करते। 2 आप देखें किस पे डिवाइड होता है, किस प्राइम नंबर पे डिवाइड होता है, वो 2 पे ही होता है। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है। तो जब यहाँ पे 1 1 बन जाए तो जो नंबर यहाँ पे आ रहे होते हैं आप इनको मल्टीप्लाई कर दिया करें, यही आपका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे दोनों में 2 लिखा हुआ है, तो 2 2 टाइम्स कितना होता है आपके पास, वो होता है 4, यानी आपका एलसीएम आ गया 4। तो ये एलसीएम आपको क्या बता रहा है, ये एलसीएम आपको ये बता रहा है कि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आपने 4 बनाना है, 4 बनाया जा सकता है। तो एक के नीचे तो 4 बना हुआ है, इस दूसरी वाली फ्रैक्शन के नीचे आपने 4 बनाना है। वो बहुत आसान है, आप -2y को वैसे लिखें, 1/4 वैसे लिखें, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना -3 और ये नीचे लिखा हुआ है 2, इस 2 को 4 किस तरह बनाया जा सकता है, आप अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 2 टाइम्स 4 होता है, तो जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे याद रखिएगा उसी से ऊपर करना होता है। फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस 2 को भी नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 2 से कर दें। तो यहाँ पे बन जाएगा -2y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3 2 टाइम्स कितना होता है 6 और 2 2 टाइम्स कितना होता है 4। अब आप देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर एक जैसे बन चुके हैं, सेम हो चुके हैं। तो ये फायदा आपको मिलता है एलसीएम से। अब अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप बड़े ईजी हैं। जब आप ये वाला काम कर लें, डिनोमिनेटर सेम बना लें, तो जो डिनोमिनेटर आपने सेम बना दिया होता है उसी को आप एक दफ़ा लिख लेंगे इस तरह लाइन डाल के, जिस तरह मैंने लिख लिया। ये आपने तभी करना होता है जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में 4 है, तो मैंने लाइन डाला और नीचे 4 लिख दिया। अब जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो चीज़ें ऊपर लिखी होती हैं उनको वैसे ही नोट डाउन कर लेना होता है। तो 1 वैसे, माइनस का साइन वैसे और 6 वैसे का वैसे। 1 के पीछे कोई साइन नहीं है, आप प्लस कंसिडर कर सकते हैं, लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2y, ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। याद रखिएगा प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, यानी माइनस करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में माइनस करना पड़ेगा। तो आपको 6 में से 1 को एक तरह का माइनस करना है, ये आसानी के लिए बता रहा हूँ। आप 6 में से 1 माइनस कर दें, तो 6 में से 1 माइनस करें कितना आता है 5, और साइन बड़ी वैल्यू का लगा दें। तो 1 और 6 में से 6 बड़ा है, उसके पीछे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, और नीचे 4 वैसे का वैसे ही। तो यहाँ पे आ गया -5 और 4। अब आपने क्या करना है, आप देखें यहाँ पे राइट साइड पे एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, -2y के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप खुद से क्या लिख लें 1, ऐसे लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी इक्वेशन के दोनों तरफ एक फ्रैक्शन आपको लिखी हुई नजर आ रही हो, एक एक, जिस तरह यहाँ पे एक फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है कि जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन है उसके जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है जो कि 1 है, उसको राइट हैंड साइड की फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में -5, उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। और जो राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन लिखी हुई है उसके जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है जो कि 4 है, उसको लेफ्ट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। यानी 1 -5 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 -2y से मल्टीप्लाई कर दें, इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो कर देते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई होगा -2y से, और ये जो 1 लिखा हुआ है ये इक्वेशन की दूसरी तरफ लिखा जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा -5 से। अब बड़ा आसान है, जिस मल्टीप्लाई करें तो 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लें, साइन को एंड पे मैनेज कर लेंगे। तो 4 2 टाइम्स कितना होता है 8, y साथ वैसे लिख लें, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव टर्म है, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस। मल्टीप्लिकेशन के केस में जो साइन बन रहा होता है वही लगा देते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लगा दें। यहाँ पे भी आप देखें ये प्लस है और ये -5 है, तो प्लस माइनस तो आपको पता है माइनस ही होना है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 5 टाइम्स कितना होता है 5, तो यहाँ पे आ गया -5। अब आप देखिए आपके पास जो वेरिएबल है y, मैं इसको थोड़ा बेहतर करके लिख देता हूँ, ये ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ था y, ठीक है। तो अब आपके पास इस वेरिएबल y के साथ सिर्फ -8 बचा है, क्योंकि आपने इस वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, तो उसके साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड हो रही है आपने उसको हटाना है। तो इस -8 को जो कि यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हटाने का एक ही तरीका है कि आप इसी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको हटाना हो तो उसी नंबर से दोनों साइड पर आपने इक्वेशन के डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे y के साथ -8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप दोनों तरफ -8 से डिवाइड कर देंगे। या आप लिखेंगे भी, मैं पिछले पार्ट्स में लिखता आया हूँ स्टार्ट वाले पार्ट्स में, अगर आप यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बाय -8 ऑन बोथ साइड्स तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं टाइम सेव करने के लिए लिख नहीं रहा, लेकिन मैंने बोल दिया है। तो दोनों साइड्स पर -8 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखें यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर आपके पास बन गया ये 8 से कैंसिल, नेगेटिव से कैंसिल, यहाँ पे जस्ट y बच गया, यहाँ पे नेगेटिव से कट गया और ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 8। तो आपके पास y का आंसर आ गया 5 और 8, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो आंसर आया है 5/8, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है। बुक में इसकी जगह पे 58 लिखा हुआ है आंसर के तौर पे। आई थिंक सो वो लाइन बीच में डालना भूल गए हैं, उन्होंने भी 5/8 ही लिखना होगा, लेकिन वो गलती से 58 लिख गए हैं। मैंने इस इक्वेशन को कंफर्म कर लिया है, इस इक्वेशन का आंसर 5/8 ही बनता है, यानी ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है जो मैंने आपको वीडियो में निकाल कर समझाया है। तो आप इसको अपने बिहाफ पर भी कहीं और से भी चेक कर सकते हैं, वो आप पर है, लेकिन मेरा पर्पज़ आपको बताने का ये
है कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है।